नमस्कार बच्चों, हम अपने व्याकरण के एक टॉपिक में भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय पढ़ रहे थे। इसमें हमने भाषा, व्याकरण का अध्ययन कर लिया है और लिपि के परिभाषा और लिपि, देवनागरी लिपि का निर्माण कौन सी लिपियों से हुआ है और देवनागरी लिपि की कौन कौन सी भाषाएँ हैं, इसका अध्ययन भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया है। आज हम देवनागरी लिपि का नामांकन और इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। नामांकन का मतलब है कि देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी ही क्यों रखा गया। तो एक तो इसका नामकरण देवनागरी ही क्यों रहा और दूसरी इसकी क्या क्या विशेषताएं और इसके दोष हैं, ये हमें पढ़ेंगे। देखो, देवनागरी लिपि के नामकरण की 3 कारण हैं। पहला कारण है देवनागरी लिपि का विकास देवनगर काशी में होने के कारण देवनागरी कहा गया है। काशी जो नगर है, अपना शहर है, उसे देवनगर बोलते हैं, देवताओं की नगरी। तो देवनगर काशी में ही इसका विकास हुआ, इसलिए इसे देवनागरी लिपि का इसका नामकरण हुआ। फिर दूसरा इसका कारण है कि देव भाषा है संस्कृत, देवताओं की भाषा संस्कृत की लिपि होने के कारण देवनागरी कहा गया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि देवनागरी लिपि है या संस्कृत हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली और प्राकृत भाषाओं की लिपि है। तो संस्कृत भाषा की लिपि भी क्या है, देवनागरी है, और संस्कृत की देव भाषा कहा गया है, इसलिए इसका नाम देवनागरी हो गया। तीसरा है गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा अपनाए जाने के कारण इसको देवनागरी कहा गया। गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इसको बोलना शुरू किया था, तो इसलिए इस लिपि का नामकरण देवनागरी रह गया। तो ये 3 कारण हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि का नामकरण देवनागरी ही क्यों हुआ। अब महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहले, ये लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। आपको पता ही है, इसमें कोई विशेष याद करने वाली बात नहीं है। जैसे उर्दू की है फारसी लिपि, तो उसे दाईं से बाईं ओर लिखते हैं। जैसे खरोष्टी लिपि है, वह भी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। लेकिन यह है लिपि की विशेषता है कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। दूसरा, ये लिपि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, जैसा मुंह से उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसके विपरीत अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी भाषा में KNOW, लेकिन बोलते हैं कनो, थोड़े बोलते हैं उसको। तो उसको फ्यूचर है, नेचर है। तो इसकी स्पेलिंग में और इसके उच्चारण में, दोनों में ही अंतर होता है। लिखते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। लेकिन हिंदी की देवनागरी लिपि की ये विशेषता है कि मुंह से जो वर्ण का उच्चारण करेंगे उसी के अनुरूप ये लिखी जाती है। तीसरी है, इस लिपि में एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है। एक ही वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान, जैसे कै वर्ग है, ये कंठ है, तो कै वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो पांचों का ही उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कै, ख, ग, घ, ड़, तो ये सभी क्या है, कंठ से निकले हैं। तै वर्ग है तो ये दंत्य है, तै, थ, द, ध, न, पांचों वर्ग दांत, जीभ आकर के दांत से टकराती है, तो एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही स्थान से होता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। चौथी विशेषता है, ये संपूर्ण लिपि समूह है, स्वर और व्यंजन में विभक्त है। तो इसके स्वर अलग हैं और व्यंजन अलग हैं। अलग अलग स्वर और व्यंजन को इसमें बांट रखा है। जबकि अंग्रेजी में ABCDE, तो इसमें AEIOU, ये सबको शामिल ही माना गया है उसमें, लेकिन इसमें सब अलग अलग हैं। फिर इसकी अगली विशेषता है, इस लिपि के वर्णों को घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ह्रस्व, दीर्घ, ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्शी आदि भागों में
बांटा गया है। कुछ घोष वर्ण होते हैं, कुछ अघोष, कुछ अल्प प्राण, कुछ महाप्राण, कुछ में कम बोलने में कम समय लगता है, कुछ में अधिक समय लगता है। तो उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है कि इसको बोलने में कम समय लगता है, इसको बोलने में अधिक समय लगता है। ये अंतस्थ वर्ण है, ये स्पर्शी वर्ण है। तो अलग अलग भागों में सबको बांटा गया है इसमें। अगली विशेषता है, इस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। देखो ये देवनागरी लिपि की विशेषता है। और मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे हैं जो हिंदी के शब्द लिख के ऊपर उसको शिरोरेखा का नहीं खींचते हैं। तो ये इसकी विशेषता है, इसका नियम है कि लिपि के शिरोरेखा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। तो ये इसकी विशेषता है कि इसमें जो शब्द लिखेंगे उन शब्दों के ऊपर रेखा खींचनी आवश्यक है। अगली विशेषता है, ये लिपि वैज्ञानिक व व्यवस्थित लिपि है। वैज्ञानिक लिपि है, व्यवस्थित है, तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है। इस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह है। कुछ भी बोलोगे मुंह से तो उस जो ध्वनि निकल रही है उस ध्वनि के लिए अलग लिपि का चिन्ह है। वर्णों में स्पष्टता है। अगला विशेषता है, लिपि के उच्चारण व लेखन में एकरूपता है। जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही लिखेंगे। इस लिपि के स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। और इस लिपि में अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक में और अनुस्वार ध्वनियों के लिए अलग से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने 10-12 इसकी विशेषताएं लिखी हैं। 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो 4 विशेषताएं बहुत हैं। 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो ज़्यादा 7-8 विशेषताएं बहुत हैं। तो आपको इसमें से जो भी अच्छी लगे, जो जल्दी से याद होने वाली हों, वे कम से कम 8-10 विशेषताएं आप इस देवनागरी लिपि की याद रखो। अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछेंगे तो 4 विशेषताएं बहुत हैं। और यदि आपको 2 नंबर का पूरा ही प्रश्न सिर्फ विशेषताओं से पूछ लिया जाए तो इसके लिए 8-10 विशेषताएं याद रहनी आवश्यक है। अब ये तो इसकी विशेषता हो गई। और कुछ गुण हैं तो इसमें कुछ अवगुण भी हैं। तो अब हमें इनके अवगुणों का, इस लिपि के दोष जो हैं उसका अध्ययन करेंगे। मुद्रण व टंकन में कठिनाई। अब मुद्रण व टंकन में कठिनाई क्यों है? क्योंकि 57 लिपि चिन्ह है, लिपि चिन्ह अधिक हैं। जबकि आपको पता है अंग्रेजी में इतनी चिन्ह नहीं है। कम ही चिन्हों से अंग्रेजी भाषा, रोमन भाषा को लिखा जा सकता है। रोमन लिपि है ना अंग्रेजी की, तो रोमन में कम चिन्ह है। इसमें 57 लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तेज गति से नहीं लिख सकते। शिरोरेखा के लिए पेन उठाना पड़ता है। ऊपर शिरोरेखा खींचते हैं, ऊपर जो रेखा खींचते हैं उस रेखा के लिए बार बार पेन उठाना पड़ता है। जबकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी भाषा में लगातार एक शब्द को लिखा जा सकता है, उसके लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसका दोष भी है। फिर तीसरा दोष है, रे के लिए अनेक रूप दुविधा उत्पन्न करते हैं। रे के अनेक रूप हैं। रे को कई प्रकार से लिखा जाता है। जैसे ये भी रे है, किसी वर्ण के नीचे चाहे यहाँ पर वय कर दो, वय के नीचे रे हो गया, ये कै के नीचे रे हो गया, ये भी रे है। या फिर ये भी रे है, ये भी रे का ही रूप है एक। और ये फिर ये भी रे का ही रूप है ऊपर। तो रे के लिए कई प्रकार के रूप हैं रे के, जो मन में शंका, मन में दुविधा उत्पन्न करते हैं कि ये कौन सा रे का रूप इसमें आएगा। अगला इसका दोष है, कुछ अक्षर दोहरे रूप में होने से द्वंद्वता उत्पन्न करते हैं। जैसे झुंझुनू में ये झ आता है या झुंझुनू में ये झ आता है। ये मन में शंका उत्पन्न होती है कि झ कौन सा लिखें, दोनों के अलग अलग रूप है। और अंतिम दोष इसका है, नीचे इसमें शायद कट गया है, आ रहा थोड़ा। हाँ, कुछ अक्षर लिखने में कठिन है। जैसे तो क्षय है, इसको लिखने में कठिनाई उत्पन्न होती है। एक री है, इसको लिखने में कठिनाई होती है। एक श्रय है, तो इसको लिखने में कठिनाई है। जो एक अक्षर लिखने में ही पेन को 2-3 बार उठाना पड़ता है।
तो उसको लिखने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। इसलिए ये इस लिपि के दोष भी है, लिखने में कठिन है। तो कुछ अक्षर लिखने में कठिनाई है, इसलिए इसको दोष भी इस कारण यह दोष में शामिल किया जाता है। लिखने में कठिनाई होती है, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही समस्या होती है। अभी भी मैंने देखा है कि 8वीं 10वीं कक्षा के बच्चे भी, 12वीं कक्षा के बच्चे भी ऐसे क्षय लिखते हैं, जबकि ये ऐसे एक मात्रा ऊपर से एक मात्रा को नीचे से घुमाते हैं, जबकि ये ऐसे ही लिख देते हैं, क्षय है ये सर। तो ये लिखने में कठिनाई है, इसका थोड़ा वर्ण है, ये कठिन है लिखने में। तो ये देवनागरी लिपि के दोष हैं। तो दोष तो मैंने आपको 5 लिखाए हैं, जो 5 दोष ये आपको याद करने हैं। तो आज हमने देवनागरी लिपि का नामकरण देखा है कि नामकरण देवनागरी ही क्यों हुआ। पहला कारण है देवनगर काशी में विकास हुआ। दूसरा कारण है देव भाषा संस्कृत की लिपि है। तीसरा है गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा अपना जाने के कारण देवनागरी कहा गया। फिर इसकी विशेषताएं देखी हैं हमने, ये 10-12 मैंने विशेषताएं लिखा रखी हैं, और इसके बाद में 4-5 इसके दोष हैं। तो ये दोष, विशेषताएं और नामकरण, इसका अध्ययन हमने आज कर लिया है। इसी के साथ अपना ये लिपि का जो टॉपिक है ये पूरा हुआ है। और भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय में जो 2 नंबर का प्रश्न था ये हमने पूरा पढ़ लिया है। तो इसको गृह कार्य के रूप में कर करके आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।